बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आपको पता है कि इससे पिछले हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 17 हिस्टैरिसीस का आखिरी लेक्चर है, तो हम इसको देखते हैं आखिरी लेक्चर को। तो जी बेटा, व्हाट इज़ हिस्टैरिसीस? पहले तो हिस्टैरिसीस का मतलब समझे। ये ग्राफ बच्चों को ना थोड़ा सा मुश्किल समझ आता है। मैं इंशाल्लाह एक बड़ी मज़ेदार तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो आप ज़रा तवज्जो से आपने लेक्चर को सुनना है, ठीक हो गया बच्चे? मैं आपको पहले तो बता दूं कि हिस्टैरिसीस ग्रीक लेटर है। ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका उर्दू में मतलब है पीछे रह जाना। तो पहले तो इसका ना मतलब नोट कर लें। हिस्टैरिसीस द ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब क्या है जी? हिस्टैरिसीस का मतलब है पीछे रह जाना। यानी कि अगर आप ये समझें, पीछे रह जाना मतलब इसका मतलब कोई चीज़ आगे भी होगी, ऐसी है ना। पीछे रह जाना, अगर दो लोग रेस लगा रहे हैं, अगर आप कहें कि मैं पीछे रह गया हूं, इसका मतलब है कि कोई चीज़ आपसे आगे निकल गई है। तो एक चीज़ का आगे निकल जाना, किसी का पीछे रह जाना, इस लफ्ज़ का मतलब है लैग बिहाइंड। अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें ना हिस्टैरिसीस को, तो मतलब बनता है लैग बिहाइंड। तो हिस्टैरिसीस एक यूनानी जुबान का लफ्ज़ है, ग्रीक लेटर है, जिसका मतलब है पीछे रह जाना। तो पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर इस ग्राफ को समझाता हूँ। ये जितनी भी आपको थ्योरी लिखी नजर आती है ना बुक में, वो सारी की सारी ग्राफ से रिलेटेड है। यानी कि अगर आपको ग्राफ समझ आ जाता है तो फिर आपके लिए थ्योरी समझना बिल्कुल आसान है। तो आपने बड़ी तवज्जो से चीज़ को समझना है। मैं इंशाल्लाह ग्राफ बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो ज़रा तवज्जो करें, पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं जी हिस्टैरिसीस की। व्हाट इज हिस्टैरिसीस? द मैग्नेटिज्म लैग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। इसका मतलब क्या है? जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको मतलब भी समझ आ जाएगा। पहले आप डेफिनेशन नोट कर लें। द मैग्नेटिज्म लैग बिहाइंड, लैग बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना। मसलन जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिज्म है, वो पीछे रह गया। किससे? करंट से। इसका मतलब है कोई रेस लगी है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। करंट आगे निकल गया है और मैग्नेटिक फील्ड पीछे रह गया है। जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो इसका मतलब भी आपको समझ आ जाएगा। तो ये दो चीज़ों के दरमियान रेस लगी हुई है जी, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। तो जब मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा ना, तो आप लोग तवज्जो करें, तो ये ग्राफ भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ही ड्रा करेंगे। यानी कि मैं एक्स एक्सिस पे करंट लूंगा, दिस इज पॉजिटिव आई एंड दिस इज नेगेटिव आई। एक्स एक्सिस पे हम करंट लेंगे और वाई एक्सिस पे हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, प्लस बी और माइनस बी। अब ये तवज्जो करें, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान हमने ग्राफ को ड्रा करना है। किसी किताबों में इधर एच भी लिखा हुआ है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये एच और बी के दरमियान या आई वर्सेस बी मतलब एक ही है। आप जरा चीज़ को समझे। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रेस लगने लगी है। अच्छा, अब हमने करना क्या है? अगर आपने इससे पीछे वाला टॉपिक समझा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, आपको पता है कि उसमें मैंने आपको 3 मटेरियल्स पढ़ाए थे, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो अब हम पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक को, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक के अंदर आपको याद है मैंने बताया था आयरन और स्टील की एग्जांपल है। आयरन एक सॉफ्ट मटेरियल है। अब मैंने डेफिनेशन आपको पढ़ा दी है, अब मैं थ्योरी की तरफ जा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन इसकी स्टार्ट करने लगा हूँ। अब आपने यहाँ पर थ्योरी को तवज्जो से समझना है, तो ग्राफ भी हम साथ साथ बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप एक फेरोमैग्नेटिक मटीरियल लें। फेरोमैग्नेटिक मटीरियल से मुराद कोई आयरन ले लें, स्टील ले लें, लेकिन बुक वाला कहता है आप सपोज कर लें आयरन ले रहे हैं, ठीक है, लोहे को। तो आप सपोज करें, कंसीडर एन आयरन मटीरियल। तो ये मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है, फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है। अब थ्योरी को आपने बड़े ध्यान से सुनना है। तो ये जनाब एक छोटा सा पीस है लोहे का, आयरन का। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है ना। आपको पता है आयरन और स्टील दोनों फेरोमैग्नेटिक हैं। आयरन सॉफ्ट है, स्टील हार्ड है। बहरहाल इसकी डिटेल हम एंड पे जाके इसका डिफरेंस भी पढ़ेंगे। फिलहाल आप इधर तवज्जो करें।
मैंने क्या किया है, एक आयरन के पीस को ले लिया है विच इज़ अ फेरोमैग्नेटिक, और इसको मैंने मैग्नेटाइज करना है और फिर डीमैग्नेटाइज करना है। अच्छा, इसको मैग्नेटाइज करने के दो तरीके थे, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। लोहे के टुकड़े को मखनातीस बनाने के दो तरीके हैं, मैग्नेटाइज करने के दो तरीके हैं, मैग्नेटाइज करने के भी दो तरीके हैं और डीमैग्नेटाइज करने के भी दो तरीके हैं। तो हम किसी भी लोहे के पीस को मैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं बच्चे? या तो आप क्या करें, या तो आप उस लोहे के टुकड़े को उठा के किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें। अगर आपने पिछले वाला लेक्चर सुना है जिसमें क्यूरी, टेम्परेचर, ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं, क्योंकि आज का लेक्चर पिछले से लिंक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, या तो आप इस आयरन के पीस को उठा के किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, तो इस लोहे के टुकड़े के अंदर जो डोमेन्स है ना वो सारी अलाइन हो जाएंगी, तो हम कहेंगे ये मैग्नेटाइज हो गया है। बात समझ आ रही? दूसरा तरीका कार क्या है, आप इस लोहे के पीस को उठा के इसमें से करंट पास करवाएं। तो बुक वाला यही आपको बात बता रहा है, कंसीडर एन आयरन पीस एंड विच इज प्लेस्ड इन अ अल्टरनेटिंग करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो ये इधर आप तवज्जो करें, तो ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट सोलिनॉइड के अंदर मैंने इसको रख दिया है, ठीक है। ये एक आयरन का पीस है, ये करंट कौन सा है जी? एसी करंट। ये एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। एंड दिस इज करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ये सोलिनॉइड है और इसके अंदर क्या हमने रखा है? आयरन। और यही आपकी बुक की थ्योरी के अंदर उसने बताया भी है। अब मैं इस लोहे के टुकड़े को मैग्नेटाइज करूंगा, यानी कि आयरन के पीस को मैं मैग्नेटाइज करने लगा हूं। ये जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है ये आयरन का पीस है, और ये जो रेड लाइन में आपको लाइंस नजर आ रही हैं ये सोलिनॉइड है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड। कौन सा करंट है? अल्टरनेटिंग करंट। अब ये बात भी आपने याद रखनी है, उसकी वजह बताऊं, क्योंकि आयरन है ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, बात समझ आएगी, जिसको हम ट्रांसफार्मर के अंदर भी यूज करते हैं और इसमें से अल्टरनेटिंग करंट ही पास करता है। आपको पता है ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट करंट तो पास ही नहीं करता। ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं, अगर आपने चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है तो उसमें हमने पढ़ा भी था कि कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड विद द आयरन, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास करवाना है और चैप्टर नंबर 16 में आपने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा भी हुआ है, तो इधर मैं क्यों ना अल्टरनेटिंग करंट बना ही लूं। तो बेटा ये मेरे पास है अल्टरनेटिंग करंट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो दिस इज एन एसी करंट। ये ओ से यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, तो ये अल्टरनेटिंग करंट है। पॉजिटिव पीक आपको पता है ना, 0 पे करंट 0, 90 पे मैक्सिमम, 180 पे 0, 270 पे -1, 360 पे 0। दिस इज एसी करंट। अब ये वाला एसी करंट की मैंने कर्व बनाई है। अब इस कर्व को और ये जो आपकी बुक के अंदर ग्राफ बना है, मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, साथ साथ पढ़ाऊंगा, तो आपने समझते जाना है। तो ये थ्योरी आपको समझ आ गई ना बेटा। मैंने क्या कहा, आप एक लोहे के टुकड़े को लें, आयरन के पीस को, उसको करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर रख दें, तो ये सोलिनॉइड कौन सा है? करंट कौन सा है? अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी ये शेप मैंने आपको बना दी है। चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट में हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। अच्छा जी, अब क्या होगा, ये जो लोहे का टुकड़ा है ना, ये जो आयरन का पीस है, इसको मैं अगर इधर बनाऊं, आपने इससे पिछले ही लेक्चर के अंदर पढ़ा होगा कि इस आयरन के पीस के अंदर ना छोटी छोटी सी होती हैं डोमेन्स, ये देखें, जो कि रैंडमली होती हैं। ये डोमेन्स हैं, ये जो आपको एरोज नजर आ रहे हैं ना, मैंने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आपको। फेरोमैग्नेटिक ये आयरन का पीस है, ठीक है। ये जो आपको एरोज नजर आ रहे हैं ये डोमेन्स हैं, और आपको याद है कि एक डोमेन का साइज कितना होता है? 1 मिलीमीटर या उससे भी कम। और इस एक डोमेन के अंदर ये जो आपको एक एरो नजर आ रहा है ना, ये सिर्फ एक एरो नहीं है। इस एक एरो के अंदर 10 की पावर 12 से लेके 10 की पावर 16 एटम्स हैं, हजारों लाखों एटम्स हैं।
तो हर डोमेन एक मैग्नेट के तौर पर बिहेव करती है। अब इसकी थ्योरी हम पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता होगी। तो बच्चे ये है मेरे पास एक आयरन का पीस जिसकी डोमेन्स रैंडमली हैं। मैं क्या करूंगा, इसी लोहे के टुकड़े को जब मैं करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर रखता हूं और अल्टरनेटिंग करंट पास करवाता हूं, तो क्या होगा जी, इधर आप तवज्जो करें। अब करंट जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। अब ग्राफ शुरू होने लगा है, जरा तवज्जो से आपने इधर को सुनना है। ये करंट वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ है। इस पॉइंट पे करंट भी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। ठीक हो गया, इसको मैं ओ का नाम दे लेता हूं, ओ। तो ये पॉइंट ओ है, इसको और इसको आपने जरा तवज्जो से समझना है। ये एसी करंट है, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक हो गया जी, तवज्जो करें। आप क्या करेंगे कि करंट को ऐसा ऐसा इंक्रीज करते जाएंगे। ये करंट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, करंट ऐसा ऐसा इंक्रीज कर रहा है। तो इस पॉइंट पे आप पहुंच गए, दिस इज पॉइंट ए। करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया है। आप देखेंगे जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, यानी कि ऐसे है। दिस इज पॉइंट ए। इधर और इधर आपने दोनों को देखना है। करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है, तो जैसे जैसे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा है, एक्स एक्सिस पे करंट है, वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, मैं इधर आपको एक बात बता दूं, करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती, थोड़ा सा लाइन कर्व है, यानी कि सम हाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हैं, एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो जो जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करते जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करती जा रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करती जा रही है, इसका मतलब ये है, ये पॉइंट ए को मैं आपको बता दूं, दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड सैचुरेशन। ये मैं साथ साथ लिखता भी जाता हूं। पॉइंट ए का नाम क्या है जी, सैचुरेशन पॉइंट। दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड सैचुरेशन। अब सैचुरेशन किसे कहते हैं? सैचुरेशन का मतलब है कि इस लोहे के टुकड़े के अंदर जितनी भी डोमेन्स थी, जब आपने इसमें से अल्टरनेटिव करंट पास किया ना, तो ये जो डोमेन्स पहले रैंडमली थी, अब सारी की सारी डोमेन्स एक तरतीब के अंदर आ गई हैं। तो ये है जी सैचुरेशन का मतलब। व्हेन द करंट इंक्रीजेस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस का मतलब है सारी की सारी डोमेन्स एक तरतीब के अंदर आ जाएंगी, अलाइन हो जाएंगी, तरतीब में लग जाएंगी। तो जब लोहे के टुकड़े के अंदर, आयरन के पीस के अंदर सारी डोमेन एक लाइन में आ जाएं, तो हम कहेंगे कि ये सैचुरेट हो गया है, यानी कि सारी डोमेन्स एक लाइन में आ चुकी हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो ये सैचुरेशन पॉइंट है। उस आयरन के पीस के अंदर सारी की सारी डोमेन एक तरतीब में आ चुकी हैं। ओके, अच्छा जी, अब क्या होगा? अब आप करंट पहले आपने इंक्रीज किया था ना, अब जब आप करंट को कम करेंगे, करंट कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है, करंट कम होता था जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं आर का नाम देता हूं। आर क्यों का है मैं आपको बताता हूं, जरा तवज्जो से सुने। पहले करंट इंक्रीज कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा था, ऐसे है ना। अब इसका मतलब क्या है कि सर, जब इधर देखें ना, जब आप करंट इंक्रीज कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा था। इसका मतलब तो यह है कि जब आप करंट को कम करेंगे, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो पे आ जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है। करंट तो डिक्रीज होकर जीरो पे आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे मैं करंट बढ़ा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। लेकिन जब मैं करंट को जीरो कर रहा हूं ना, करंट अब वापस आ रहा है जीरो पे, करंट रीच टू इट्स मिनिमम वैल्यू। जब करंट वापस जीरो पे आता है, होना तो ये चाहिए था कि मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो पे आती, लेकिन हमने देखा ऐसा नहीं हो रहा। हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट तक आ जाती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती बल्कि इस पॉइंट तक। दिस पॉइंट इज कॉल्ड आर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड आर। अब ये आर क्या है? दिस ओ आर पोर्शन इज कॉल्ड रेमिनेंस। तो ये वो है जी रेमिनेंस, इसका दूसरा नाम है रिटेंटिविटी।
अब इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप करंट को जीरो करेंगे तो ये डोमेन सारी की सारी बेतरतीबी नहीं हो जाएंगी, सारी की सारी डोमेन बेतरतीबी नहीं हो जाएंगी। रेमिनेंस का मतलब है कि कुछ ना कुछ डोमेन अभी भी अलाइन है। ये देखें, ये देखें, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ डोमेन अभी बेतरतीबी हो गई है जब आपने करंट को कम किया है। रेमिनेंस का मतलब समझ आ रही है कि करंट जब आपने डिक्रीज करके जीरो किया है, उसूल तो यही था कि मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होती, लेकिन हमने देखा कि उस लोहे के टुकड़े के अंदर जितनी की जितनी डोमेन्स थी वो उनमें से कुछ तो डी अलाइन हो गई हैं, लेकिन ज्यादातर डोमेन अभी भी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज है, अभी भी वो अपनी डायरेक्शन में है। यानी कि अभी आयरन का टुकड़ा मुकम्मल तौर पर डी मैग्नेटाइज नहीं हुआ। उसूल तो यही था कि होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। यानी कि उसके अंदर चीजों को अट्रैक्ट करने की सलाहियत अभी भी बाकी है। तो ये जो OR पोर्शन है ना, दिस पोर्शन इज कॉल्ड रेमिनेंस, या इसका दूसरा नाम क्या है? रिटेंटिविटी। तो रेमिनेंस का मतलब क्या जी? बाकी रह जाना, बाकी रह जाना। रिमेनिंग से निकला ना, रिमेनिंग, रेमिनेंस, रिटेन करना, अपने आप को बरकरार रखना, कि कुछ ना कुछ डोमेन अभी भी रिटेन कर रही है अपने आप को। तो इसकी तरह डेफिनेशन देख लें जी। अच्छा, ये कर्व कहां से कहां तक है? मैं आपको बता दूं, ये कर्व है O से R तक। OR पोर्शन इज कॉल्ड रेमिनेंस, ये वाला। व्हेन द करंट इज रिड्यूस टू जीरो, इधर देखें आप, ये वाला पोर्शन है। व्हेन द करंट इज रिड्यूस टू जीरो, ये देखें, ये A पॉइंट क्या था? सैचुरेशन, और R पॉइंट क्या है? रेमिनेंस। इधर मैं लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड रेमिनेंस। तो पॉइंट R को मैं क्या नाम दे रहा हूं? रेमिनेंस का। तो ये A का मतलब, अगर ये इधर A है तो इधर भी A है, यानी कि करंट मैक्सिमम। अब R पे करंट जीरो है, ये देखें, मैं दोनों को इकट्ठा पढ़ा रहा हूं इसको। तो जरा डेफिनेशन देखें ना, व्हेन द करंट इज रिड्यूस टू जीरो द मटीरियल स्टिल रिमेन स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। मटीरियल, ये जो लोहे का टुकड़ा है, आयरन या स्टील कोई भी है, तो मटीरियल इज स्टिल रिमेन, होना तो उसको जीरो चाहिए था, लेकिन वो जीरो नहीं होता, बल्कि स्टिल रिमेन स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। अभी भी मसलन अगर इसके अंदर डोमेन है 3, 6, 9, तो 9 में से 3 डोमेन्स तो खराब हो गई हैं, लेकिन 6 डोमेन्स अभी भी अलाइन है। तो दिस इज कॉल्ड रेमिनेंस, यानी कि उस आयरन के पीस के अंदर अभी भी चीजों को अट्रैक्ट करने की सलाहियत मौजूद है। अच्छा जी, अब आगे क्या स्टोरी है, जरा तवज्जो करें। अब मैंने पहले करंट इंक्रीज किया, फिर करंट डिक्रीज किया। करंट इंक्रीज किया, A पे पहुंच गए, करंट डिक्रीज किया, इधर पहुंच गए। अब मैं मजीद दूं, अब मैं जबरदस्ती करूंगा। अब मैं क्या जबरदस्ती करने लगा हूं? क्या मतलब मैं कह रहा हूं यार, अगर मैंने करंट इंक्रीज किया है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज की, अगर मैं करंट कम कर रहा हूं तो इसको भी तो जीरो होना चाहिए था, लेकिन ये तो हो नहीं रहा। अब मैं इसके साथ करूंगा जबरदस्ती। मैं इन डोमेन्स को कहूंगा कि भाई आप कैसे नहीं पीछे आते, तो जबरदस्ती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप क्लास के अंदर बच्चे शोर कर रहे हैं, अगर प्यार से ना समझे, सही है, तो क्या करेंगे आप? फिर जबरदस्ती करेंगे कि जबरदस्ती उनको चुप करवाएंगे। बात समझ आ रही है? तो ये आप समझ लें, ये क्लासरूम है, ये उसके अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, सही है। कुछ बच्चे अभी भी तंग कर रहे हैं, तो इनके साथ आप करने लगे हम जबरदस्ती। वो अभी भी हंसी जा रहे हैं, आपने कोई जोक सुनाया, अभी हंसी जा रहे हैं, अब वो जबरदस्ती उनको चुप करवाएंगे। वो कैसे? आप करंट को पहले बढ़ाया फिर कम किया, आप करंट की डायरेक्शन ही रिवर्स कर दें। मसलन पहले आप क्लॉकवाइज घूम रहे थे, अब एंटी क्लॉकवाइज करंट घुमा दें। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप करंट की डायरेक्शन ही उल्ट दें। वो जो क्लास में बैठे हुए आखिर वाले बच्चे अभी भी चुप नहीं कर रहे, आप टीचर को चाहिए कि उठ के पीछे चला जाए, उनके पास चला जाए, अपनी डायरेक्शन ही उलट कर ले। करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स करेंगे, यानी कि पहले करंट इधर को इंक्रीज कर रहा था, पॉजिटिव आई, फिर जीरो, पॉजिटिव आई, जीरो, अब नेगेटिव आई, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने लगी है। तो मैं क्या देखता हूं कि जब मैं थोड़ा सा करंट पीछे को बढ़ाता हूं, जब थोड़ा सा करंट नेगेटिव में करता हूं, तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है।
तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड सी। और इस ये देखें, जब आप करंट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं ना, दिस इज कॉल्ड सी, ये पॉइंट सी है। जब आप करंट को नेगेटिव डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो मैं देखता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई है। तो दिस सी इज कॉल्ड कोइर्सिविटी। अच्छा, कोइर्सिविटी का उर्दू में मतलब है जबरदस्ती। तो कोइर्सिविटी का उर्दू में क्या मतलब है? जबरदस्ती, जबरदस्ती करने लगे। तो मैं इधर लिख देता हूं, दिस पॉइंट सी इज कॉल्ड कोइर्सिविटी। तो मैं सी को कोइर्सिविटी का नाम दे रहा हूं, ठीक हो गया। तो दिस सी इज कॉल्ड कोइर्सिविटी। अब आपने यहां पर बड़ी तवज्जो से सुनना है, ठीक हो गया। ये पॉइंट सी क्या है? कोइर्सिविटी। अब जिस इस करंट की वैल्यू को मैं कहूंगा कोइर्सिव करंट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोइर्सिविटी। जबरदस्ती कर रहे हैं हम, करंट की डायरेक्शन उलट कर दी है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखें ना, अब वापस आते आते जीरो पे आ गई है, लेकिन करंट नेगेटिव है। तो करंट की ऐसी वैल्यू जिस पर सारी डोमेन जीरो हो जाए, जीरो का मतलब पता है क्या? इधर इधर देखें, कोइर्सिविटी की डेफिनेशन देखें। द रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल कंप्लीटली। मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो गया, मतलब इसका मतलब यह है कि अब जो सिचुएशन पहले थी ना, वही सिचुएशन आ गई है। ये सारी यानी कि सारी की सारी डोमेन्स अब बेतरतीबी हो गई हैं। आप देख रहे हैं, सारी की सारी डोमेन्स अब बेतरतीबी हो गई हैं, मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो गया है। आप देख रहे हैं, मैं हर एक चीज डायग्राम से समझा रहा हूं। यानी कि जो पहले सिचुएशन थी, पहले मैग्नेटाइज हुई, फिर कुछ ना कुछ रह गई रेमिनेंस, फिर जबरदस्ती किया हमने, वो शुरू वाली कंडीशन आ गई, ये वाली जहां से शुरू हुआ था। ओके हो गया। अब हमने जबरदस्ती की तो इसको डीमैग्नेटाइज कर दिया है, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? अब जब आप करंट को रिवर्स बढ़ाते हैं ना, जब इसके साथ आप जबरदस्ती करते हैं, आप क्या करते हैं? जब करंट को मजीद बढ़ाते हैं ना, जब करंट को मजीद बढ़ाते हैं, ठीक है, जब आप करंट को मजीद बढ़ाते हैं, दिस इज पॉइंट डी। अब मैं करंट की वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज करना था, मैंने ज्यादा इंक्रीज कर दी। अच्छा, मैं ज्यादा इंक्रीज जब करंट की वैल्यू करता हूं, मैं देखता हूं काम सीधा होने की बजाय काम तो फिर उल्टा हो गया। मतलब कहने का ये कि अब जो यानी कि करंट जब आप नेगेटिव में बढ़ा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, आप करंट को और बढ़ाएं, लेकिन आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड फिर आप रिवर्स बढ़ने लग पड़ेगी इस डायरेक्शन में। तो दिस इज पॉइंट डी। यानी कि इसका मतलब है कि सारी की सारी डोमेन पहले अगर इस पॉइंट पे थी, अब वो सारी की सारी डोमेन इधर हो जाएंगी, यानी कि वो सैचुरेट हो जाएंगी। इसको मैं ऐसे समझा देता हूं, ये पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सारी की सारी डोमेन रिवर्स हो चुकी हैं। यानी कि आपने करंट नेगेटिव बढ़ाया, आपने तो बढ़ाया था करंट कम नेगेटिव डायरेक्शन में कि डीमैग्नेटाइज हो जाए, हो तो गया, लेकिन जब आपने करंट मजीद नेगेटिव में इंक्रीज किया तो आपने देखा कि वो तो सारी की सारी डोमेन अब फिर अलाइन हो चुकी हैं। ये तो फिर सैचुरेशन नहीं आ गई, लेकिन अब सैचुरेशन आ गई ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि पहले वो ईस्ट की तरफ थी, अब वेस्ट की तरफ हो जाएंगी, वो फिर मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो पॉइंट डी इज कॉल्ड सैचुरेशन इन रिवर्स ऑर्डर। पॉइंट, अगर पॉइंट ए सैचुरेशन है तो डी भी सैचुरेशन है। तो दिस इज सैचुरेशन इन रिवर्स ऑर्डर। तो पॉइंट डी इज कॉल्ड आल्सो सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं, दिस इज पॉइंट डी। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ए पॉइंट डी। अगर ये सैचुरेशन है तो ये भी सैचुरेशन है, ये वन डायरेक्शन में, ये अदर डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक में एक साइकिल पूरा हो गया। तो ये बुक वाला लिखता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पीक द मटीरियल कंप्लीट्स अंडरगो अ कंप्लीट साइकिल। बात समझ आई? अच्छा जी, अब क्या करेंगे? अब फिर ये सैचुरेट हो गई हैं, फिर इसका उलट प्रोसेस। आप क्या करेंगे? करंट को मजीद, पहले आपने करंट को नेगेटिव में बढ़ाया था, अब आप करंट को फिर कम करना शुरू कर दें। तो आप देखेंगे कि जब आप करंट को कम करेंगे ना,
जब आप करंट को कम करेंगे, ठीक है, ये देखें, जब आप करंट को कम करेंगे, करंट को कम करते 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 आप आगे इस पॉइंट पे, करंट हो गया 0। बात समझ आई? अब पहले करंट नेगेटिव में बढ़ा रहे थे, फिर करंट कम होते होते 0 हो गया, लेकिन करंट 0 हो जाएगा। आप देखेंगे ये तो अभी भी 0 नहीं हुआ, ये तो इस पॉइंट पे आ जाएगा। अगर ये R है तो दिस इज R प्राइम, अगर ये रेमिनेंस है तो ये भी रेमिनेंस है, यानी कि इस कर्व तक हम पहुंचेंगे, दिस इज R प्राइम। बात समझ आई? यानी कि करंट तो 0 हो गया है, यानी कि इधर देखें, पहले भी करंट 0 था, अब भी करंट 0 हो गया। अब ये करंट फिर 0 हो गया, पहले आपने नेगेटिव में बढ़ाया था, फिर 0 हो गया, लेकिन आपने देखा कि फिर कुछ ना कुछ डोमेन ये वाली प्रोसेस में, यानी कि फिर कुछ ना कुछ डोमेन खराब होगी, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ अलाइन है। बात समझ आ गई? यानी कि व्हेन द करंट इज रिड्यूस टू 0, जब आप करंट को 0 कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं मटेरियल इज स्टिल रिमेन स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, बस आप लिख देंगे बट इन रिवर्स ऑर्डर, लेकिन अब ऑर्डर रिवर्स हो गया। बात समझ आ रही है? अच्छा, फिर आप क्या करते हैं, फिर करंट को आप पहले 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम 0, पॉजिटिव मैक्सिमम 0, फिर नेगेटिव की तरफ आप बढ़ा रहे हैं, ये सैचुरेशन आ गई, फिर करंट 0 हो गया, ये रेमिनेंस आ गई, फिर आप जबरदस्ती करते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं कि करंट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं ना, यानी कि करंट को मैं इस पॉइंट तक बढ़ाता हूं, थोड़ा सा पॉजिटिव में करंट बढ़ाएंगे, दिस इज C प्राइम, तो आप देखेंगे कि करंट को थोड़ा सा इंक्रीज करने से, अगर ये C है तो ये C प्राइम है, अगर ये कुर्सिविटी है तो ये भी कुर्सिविटी है। इधर मैं लिखता जाता हूं, दिस R प्राइम इज कॉल्ड रेमिनेंस इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि ये रेमिनेंस है, और दिस इज कॉल्ड कुर्सिविटी इन रिवर्स ऑर्डर। जबरदस्ती अब आप कर रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन जब आप करंट को मजीद बढ़ाते हैं ना, तो ये तो पता चला फिर पॉइंट ए तक पहुंच जाएगा, यानी कि कर्व बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट, जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गए, दिस इज पॉइंट ए, ठीक हो गया। तो ये है बच्चे, अब आप देखें कितने क्वार्टर बनते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, और ये आपके एमडी कैट के पेपरों में एमसीक्यूज भी आता है। जो हिस्टैरिसीस लूप है वो कंप्लीट होती है अल्टरनेटिंग करंट के 5 क्वार्टर के अंदर, अभी मैं उधर लिख भी दूंगा, हिस्टैरिसीस लूप कंप्लीट इन 5 क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब है चौथाई हिस्सा, अल्टरनेटिंग करंट के 5 क्वार्टर के अंदर कंप्लीट होती है। तो इट्स बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट, यानी कि दोबारा फिर जब आप मजीद जबरदस्ती करेंगे तो फिर ये दोबारा फिर इसी पॉइंट पे आ जाएगी, सही है, वापस ऑर्डर डिसऑर्डर होकर फिर इसी पॉइंट पे, पॉइंट ए पे। तो बच्चे आप जरा देखें, आपकी बुक में ना इस तरह के 2 ग्राफ बने नजर आएंगे आपको, किसी का एक मोटा ग्राफ है, फैट है मोटा, एक पतला है, तो बुक वाला कहता है एरिया ऑफ लूप। ये एरिया क्या है? एरिया ऑफ लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी वेस्टेड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो मोटा ग्राफ है ये स्टील का है, और अगर ग्राफ थोड़ा सा पतला होगा वो आयरन का होगा। इसका मतलब क्या है कि आयरन का लूप एरिया कम है तो वो एनर्जी कम जाया करेगा। यानी कि अगर मैं इधर लिखूं, मैं अगर इधर थोड़ा सा आपको सारी थ्योरी को समराइज करूं, मैग्नेटाइज ये अल्टरनेटिंग करंट है, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज। अब जरा तवज्जो करें, एक साइकिल है ना, मैग्नेटाइज कहां पे हुआ था? पॉइंट ए पे, सैचुरेशन पॉइंट। ए से फिर किधर गए? ए से ए पर मैग्नेटाइज हुआ है और सी पर डीमैग्नेटाइज हो गया ना, यानी कि सी पर डीमैग्नेटाइज हो गया, ठीक हो गया। ए पर मैग्नेटाइज और ए से सी तक डीमैग्नेटाइज, ठीक हो गया। और फिर सी से फिर किधर आए आप? फिर सी से आए डी पर, ये डी पर फिर मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। और डी से, अच्छा
ए से सी तक, ए पर मैग्नेटाइज, ए से सी तक डी मैग्नेटाइज, ठीक है, सी से डी तक फिर मैग्नेटाइज लेकिन इन रिवर्स ऑर्डर, फिर डी से सी प्राइम तक फिर डी मैग्नेटाइज, और फिर सी प्राइम से फिर ए तक, यानी कि ये एक रिवर्स ऑर्डर चल रहा है, इधर इधर से इधर, इधर से इधर। तो ये एक साइकिल है, मैग्नेटाइज डी मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डी मैग्नेटाइज। ये आप इसको ना नोट कर लीजिएगा। यानी कि पॉइंट ए पर आपका आयरन का पीस मैग्नेटाइज हो गया, ए से सी तक डी मैग्नेटाइज, सी से डी तक फिर मैग्नेटाइज, डी से सी प्राइम तक, ए से सी तक डी, ए पर मैग्नेटाइज, ए से सी तक डी मैग्नेटाइज, सी से डी तक मैग्नेटाइज, ठीक है, डी से सी प्राइम तक फिर डी मैग्नेटाइज, सी प्राइम से ए तक फिर मैग्नेटाइज। यानी कि एक साइकिल बन रहा है, ये एक चक्कर है जो कि लोहे के पीस के साथ चल रहा है। तो आप जरा इसको नोट करें, फिर मैं एंड पे आपको डिफरेंस पढ़ा देता हूं आयरन और स्टील का, जो कि आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। आई होप कि ये ग्राफ और ये सारी आपको मेन बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। वरना वीडियो को थोड़ा सा बैक पे जाके पीछे सुन लेंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह ये ग्राफ बिल्कुल समझ आ जाएगा। पेपर में लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादातर रेमिनेंस कुर्सिविटी की डेफिनेशनें पूछी जा सकती हैं। और जो अभी मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको पढ़ाने लगा हूं ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट मटेरियल और हार्ड मटेरियल, आयरन और स्टील का डिफरेंस पूछा जा सकता है, और कुछ एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और सैचुरेशन की डेफिनेशन आ सकती है पेपर में, और हिस्टेरेसिस की डेफिनेशन भी आ सकती है। अब आपको लैग बिहाइंड का बच्चे मतलब समझ आया कि नहीं आया, जरा बताएं कि लैग बिहाइंड का क्या मतलब है। कि आपने करंट जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, करंट तो जीरो हो गया, लेकिन आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुई। आप ये देखें, मैग्नेटिक फील्ड पीछे रह गई, करंट आगे निकल गया, यानी कि करंट जीरो पे आ गया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो पे नहीं आई। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि मैग्नेटिज्म लैग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, यानी कि करंट गया फिर वापस आ गया जीरो पे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उससे पीछे रहेगी, जिसको हम रेमिनेंस कहते थे। तो इसी प्रोसेस को से ही हमने डेफिनेशन उठाई है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड पीछे रह जाए करंट से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पीछे रहेगी, करंट आगे निकल गया, इस अमल को कहते हैं पीछे रह जाना या हिस्टेरेसिस। तो आइए फिर आखिर में इसका डिफरेंस देख लेते हैं हम आयरन और स्टील का। तो जी बेटा आप जरा देखें, एक तो एमडी कैट में जो ऑप्शन पूछा जाता है, हिस्टेरेसिस लूप कितने क्वार्टर में कंप्लीट होती है, 5 क्वार्टर में। तो ये आपने एमसीक्यूज लिख लेना है, हिस्टेरेसिस लूप कंप्लीट इन 5 क्वार्टर, हिस्टेरेसिस लूप कंप्लीट इन 5 क्वार्टर। तो 5 क्वार्टर्स के अंदर ये कंप्लीट होती है। तो ये है जनाब आयरन और स्टील का डिफरेंस। मैंने आपके सामने पॉइंट बना के लिख दिया, आपने एज इट इज लिख देना है शॉर्ट क्वेश्चन में, और एमसीक्यूज भी आपको वाज़ेह नजर आ जाएंगे। तो जो आयरन का ग्राफ है वो थोड़ा सा पतला है, यानी कि इसका लूप एरिया कम है। स्टील का ग्राफ थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो आयरन क्या है जी, स्मॉल रेमिनेंस, इसका उलट दूसरा बन जाएगा। आयरन की रेमिनेंस कम है, लेकिन स्टील की रेमिनेंस ज्यादा है, ये ओ से आर तक, ठीक है। आयरन की अगर रेमिनेंस भी कम है, आयरन की कुर्सिविटी भी कम है, स्टील की रेमिनेंस भी ज्यादा है, स्टील की कुर्सिविटी भी ज्यादा है। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि आयरन का लूप एरिया भी कम है, ये लूप एरिया कम है, स्टील का लूप एरिया ज्यादा है, वो फैट है थोड़ा सा। और जिसका लूप एरिया कम हो ना, इजी टू मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज, आप आयरन को आसानी से मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और आसानी से डीमैग्नेटाइज भी, जबकि स्टील को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट। और आयरन इज अ सॉफ्ट मटेरियल, स्टील इज अ हार्ड मटेरियल। सॉफ्ट का मतलब ये नहीं कि नरम है, सॉफ्ट का मतलब है कि इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना आसान है, ठीक है। यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ट्रांसफार्मर, आप याद रखेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर जो आयरन की कोर होती है ना, उसमें 5% सिलिकॉन भी होती है। बहरहाल जी, ये जो आयरन को इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए इस्तेमाल करते हैं और ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, और स्टील को हम परमानेंट मैग्नेट के लिए, और ये कोनेफाई और कोबाल्ट रेयर अर्थ मेटल्स बनाने के लिए भी हम स्टील को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आयरन और स्टील का आपने डिफरेंस नोट कर लेना पॉइंट बना के। तो आई होप के बच्चे आपको हिस्टेरेसिस वाला ग्राफ अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ तो समझ आ गई है, ग्राफ को एक मरतबा फिर आप
अगर कोई पॉइंट आपका मिस रह गया है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो उस ग्राफ को फिर एक नज़र से समझ लें। मैंने एसी साइकिल के साथ कंपेयर करके समझा दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी कोशिश तो पूरी की है। बहरहाल खामियां हर बंदे के अंदर होती हैं, बाकी अल्लाह पाक करम करे, दुआओं में याद रखा करें, ठीक है। अपनी मेहनत जारी रखें, मेहनत करेंगे तो आप कामयाब होंगे, ठीक है। मेहनत भी करें और अल्लाह पाक से दुआ भी करें, तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।